अब हम बढ़ते हैं आगे नए टॉपिक के ऊपर। ये है द पोलराइड्स। पोलराइड्स होते क्या हैं? एक्चुअल में हमारे पास नेचर में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि यदि लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट करें तो वो एक तो दो वेव्स में सेपरेट करते हैं पोलराइज्ड लाइट में, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और साथ ही साथ ये भी करते हैं कि उनमें से वो एक हिस्सा एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं जबकि दूसरे हिस्से को वो जाने देते हैं। तो इसका मतलब आधी 50% तो वो एब्जॉर्ब कर ली, 50% लाइट को उन्होंने ट्रांसमिट होने दिया। तो ऐसा जो बिहेवियर है ना, इसको हम डाइक्रोइज्म बोलते हैं, डाइक्रोइज्म। और ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको हम डाइक्रोइक मटेरियल्स बोलते हैं। यही हमने यहाँ लिखा कि सर्टन डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स डू नॉट ओनली सेपरेट एन इंसिडेंट अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट into two mutually perpendicular plane polarized beams, but also absorb one of the beams as it travels in them while passing the other without much absorption. So this behavior is called dichroism, and tourmaline is one example of dichroic crystal, dichroic material या dichroic crystals। पर इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, इनका आकार छोटा होने के कारण हम इनका लार्जर लेवल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ये एक हमें बेस प्रदान कर देते हैं कि हम इस ढंग से मटेरियल्स बना सकते हैं जो कि ऐसी प्रॉपर्टी रखते हों और फिर उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन मटेरियल्स को हम बोल देते हैं पोलराइड्स। तो यही हम यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि the Polaroids are constructed on the basis of phenomena of selective absorption of the incident light। तो जो selective है, जैसे मैंने पीछे ऊपर वाले एग्जांपल में बताया डाइक्रोइक मटेरियल्स के केस में कि selective absorption हो गई, आधा हिस्सा absorb हो गया। तो यहाँ भी हम ये आर्टिफिशियली डिज़ाइन कर सकते हैं मटेरियल्स, उनको हम पोलराइड्स बोल देते हैं। तो पोलराइड्स आर लार्ज साइज पोलराइजिंग फिल्म्स of any cross section used to produce and detect plane polarized light like Nicol prism. Tourmaline as polarization has limitations, naturally, as the plane of plane polarized light is colored due to unequal absorption of extraordinary rays of various wavelengths। तो उसमें कलरिंग आ जाती है, हम चाहते हैं कलरिंग भी ना आए और हमारा जो मटेरियल है वो पोलराइज भी कर दे और एब्जॉर्ब भी कर ले, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए हम आर्टिफिशियली डिज़ाइन करते हैं, तो हम उनको पोलराइड्स बोल देते हैं। तो नेचुरली जो पोलराइड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ हम दो तरह के पोलराइड्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तरह का पोलराइड है जो कि हेराफेथाइड से बनता है, जो कि एक आयोडो सल्फेट ऑफ कुनीन है, कुनीन आयोडो सल्फेट। तो ये भी हमें डाइक्रोइज्म की प्रॉपर्टीज दिखाता है, पर इसके क्रिस्टल्स छोटे होते हैं और हम उन क्रिस्टल्स को बाइंड अप करके एक बड़ी लार्ज साइज का मटेरियल बना देते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि एक Polaroid consisting of microcrystals of herapathite, that is an iodosulfate of conene, which shows dichroism। ये dichroism show करता है, but its crystals are very small। Each crystal is doubly refracting medium which absorbs the ordinary ray and transmits the extraordinary ray। तो ये extraordinary ray को transmit कर देता है और ordinary ray को ये ट्रांसमिट कर देता है। तो हम इसको बनाते कैसे हैं, उसको बनाने के लिए ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन की विधि कैसे करते हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ दीज क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड ऑफ दीज क्रिस्टल्स, तो हम यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड
with their optic axis parallel in a matrix of nitrocellulose. तो नाइट्रोसेल्यूलोज के एक मैट्रिक्स में इसको डालते हैं, इट इज स्क्वीज्ड, दबा देते हैं, पास्ट ए फाइन स्लिट के रूप में, एंड ऑन द अदर साइड इट इज रिसीव्ड बिटवीन टू थिन ग्लास शीट्स, और दो ग्लास शीट्स के बीच में इसको रख देते हैं और उसके बाद इसको सुखाते हैं, यहां पर ये फिक्स हो जाता है। एक्चुअली जो कुनीन आयोडोसल्फेट है, it has a long molecule, and in squeezing past the slit, only those molecules whose axes become parallel to the length of the slit are able to pass. तो जब हम दबाते हैं तो वही मॉलिक्यूल इस ढंग से अरेंज हो पाते हैं जिनके एक्सेस पैरेलल टू द लेंथ ऑफ स्लिट होते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोसाइड ड्राइज फास्ट एंड हेंस there is a little chance for regular orientation getting disturbed after passing through the slit on the other side. मतलब जो हमारी डिस्टर्बेंस नहीं होती, ओरिएंटेशन गड़बड़ाती नहीं है, और जैसे हम चाहते हैं वैसे वो शीट के ऊपर स्प्रेड अप हो जाते हैं। तो इस ढंग से सुखाने के ऊपर जो हमें शीट मिलती है वो हमारी पोलराइड होती है। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं कि द शीट ऑफ कुनीन आयोडोसल्फेट दस एनक्लोज्ड बिटवीन ग्लास शीट्स इज कॉल्ड द पोलराइड। तो एक तो ये तरीका है जिसकी मदद से ये हम पोलराइड्स बना लेते हैं, कुनीन आयोडोसल्फेट लार्ज साइज के हम पोलराइड बना सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, वो है अनदर टाइप ऑफ पोलराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीविनाइल अल्कोहल फिल्म्स बाय स्ट्रेचिंग। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल की फिल्म्स हैं, उनको खींच के भी बना सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग ओरिएंट्स द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। जहाँ पे स्ट्रेस लगी होती है उसके पैरेलल ये चले जाती हैं मॉलिक्यूल्स, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो देन द फिल्म इज इम्प्रेग्नेटेड विद आयोडीन, आयोडीन के साथ उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, टच देते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, विद द रिजल्ट that vibrations in one plane are absorbed selectively while those in the perpendicular plane are passed well. तो एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन एब्जॉर्ब्स हो जाती हैं, दूसरी डायरेक्शन में आसानी से निकल जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एच पोलराइड। तो यदि हम इसकी जगह इफ इंस्टेड ऑफ आयोडीन इम्प्रेग्नेशन द स्ट्रेच्ड फिल्म इज हीटेड विद ए डिहाइड्रेटिंग कैटालिस्ट, तो डाइक्रोइज्म इज अगेन डेवलप्ड। तो ये एक अलग ढंग हो गया, इस ढंग से भी हम कर सकते हैं, डिहाइड्रेट कर दो, डिहाइड्रेटिंग हीटेड विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो उस केस में इसको हम बोलते हैं के पोलराइड। सो दीज आर कलरलेस क्रिस्टल्स विच ट्रांसमिट मोर लाइट एंड गिव बेटर पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन अच्छी दे देते हैं और कलरलेस होते हैं, जैसी प्रॉपर्टीज मतलब हम चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टीज हम बना सकते हैं इनकी मदद से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनका फायदा क्या है। हमने जो पोलराइड्स की बात की, पोलराइड बनाए, अब पोलराइड बनाने का फायदा क्या है। भाई सबसे पहला फायदा तो है सन ग्लासेस में। आपने रेबन की एनके सुनी हुई हैं, कॉस्टली होती हैं, पर वो आंखों को हीट अप नहीं करती, ग्लेयर को रोकती हैं। तो एक तो वही पे यूज करते हैं कि एक्चुअल में ब्राइट सरफेसेस जो होते हैं उनसे जब लाइट टकरा के स्कैटर होती है तो हमारे आंखों के ऊपर पड़ती है, चुभती है हमारी आंखों को। तो हम क्या करते हैं, पोलराइड का इस्तेमाल करके हम जो हमारी जितनी लाइट आ रही है उसमें से ज़्यादा हिस्सा उसका या आधा हिस्सा उसका वो हम ट्रांसमिट होने से रोक लेते हैं, जबकि ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड टू अवर आईज। तो हमें कूल महसूस होता है। तो सन ग्लासेस हम ऐसे बनाते हैं जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है आंखों के ऊपर। तो यही हम कह रहे हैं कि द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ब्राइट सरफेसेस सच एज पॉलिश टेबल्स, ग्लेज्ड और वाइट पेपर्स, वेट रॉड्स, स्नो produces glare while
reaching the eye. This glare is harmful to the eyes and can be avoided by wearing sunglasses made of Polaroids with vertical transmission axis. तो special transmission vertical axis बना के the light after passing through such sunglasses is plain polarized and less intense, so Polaroids are used as polarizing sunglasses. फिर दूसरा हम ट्रेन्स में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स में। तो एक्चुअली उनकी जो विंडोज़ हैं उनके ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, जो एयरप्लेन्स हैं या ट्रेन्स हैं उनकी जो खिड़कियां हैं विंडो पेन्स, वो हम ऐसे मटेरियल की बनाते हैं जो कि पोलराइड होते हैं। तो पोलराइड क्या करता है कि हमें डिज़ायर्ड इंटेंसिटी की लाइट को अंदर आने देता है, बाकी की लाइट जो है वह या तो अब्जॉर्ब हो जाती है या पास नहीं कर पाती। तीसरा हम लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम पोलराइड्स की मदद से लाइट को पोलराइज भी करवा सकते हैं और एनालाइज भी करवा सकते हैं। देन पोलराइड्स आर यूज्ड इन विंड स्क्रीन्स टू एलिमिनेट द डेजल फ्रॉम हेडलाइट्स ऑफ कार्स बसेस में भी कर सकते हैं। जो कॉस्टली कारें हमारी आती हैं जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की हम कह सकते हैं, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं ये। फिर इसके अलावा दे आर यूज टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस 3 डायमेंशनल मूविंग पिक्चर्स। तो 3 डायमेंशनल यानी होलोग्राफी में भी इनका इस्तेमाल होता है। 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स में हम इस्तेमाल करते हैं अपने पोलराइड्स का। पोलराइड्स आर यूज्ड इन फोटो इलास्टिक स्ट्रेस एनालिसिस, दैट इज फोटो इलास्टिसिटी। तो फोटो इलास्टिसिटी मतलब कि लाइट पड़ने पर कैसे स्ट्रेस पैदा होती है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द माइक्रोस्कोप्स फिटेड विद पोलराइड्स अनेबल अस टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स विच आर अदरवाइज नॉट सीन प्रॉपरली ड्यू टू ग्लेयर ऑफ लाइट। तो तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए जो अदरवाइज नज़र ना आए। जो हमारी LCD स्क्रीन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो हम कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, आप देखा होगा ऊपर स्क्रीन लगी होती है, घड़ियों में स्क्रीन लगी होती है, तो वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन। तभी आप देखते हैं कि उसको साइड से देखेंगे तो प्रॉपरली नज़र नहीं आता, जबकि ऊपर से देखेंगे तो प्रॉपरली नज़र आता है। दिस इज अगेन ड्यू टू पोलराइजेशन। तो 9th पॉइंट इसका एप्लीकेशन का कि पोलराइज्ड लेजर बीम्स आर यूज्ड एज नीडल्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रॉम CDs, कंपैक्ट डिस्क्स, CD प्लेयर्स, उसमें भी हम यूज़ करते हैं लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ये पोलराइजेशन इफेक्ट्स यूज़ होते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन सोलर कंपसेस वेयर पोलराइजेशन ऑफ स्कैटर्ड सनलाइट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन इन पोलर रीजन्स। तो हम जब स्कैटरिंग के कारण पोलराइजेशन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। देन पोलराइजेशन इज यूज्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी टू स्टडी एसिमेट्रीज इन द क्रिस्टल्स। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, मिरर इमेजेस एटसेट्रा, उसमें भी ये पोलराइजेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी पोलराइड्स के और पोलराइजेशन के भी ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे या इम्पॉर्टेंट यूजेस थे जो हमने यहाँ पर आपको बताए। नाइकोल प्रिज्म। ये नाइकोल प्रिज्म क्या है? बेसिकली ये नाइकोल प्रिज्म इज यूज्ड टू पोलराइज एंड एनालाइज लाइट। इट कैन बी यूज्ड एज पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर ऑफ लाइट। तो इसको बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन इसकी? तो बेसिकली जो नाइकोल प्रिज्म है, इट इज मेड विद ए नेचुरल क्रिस्टल ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, या इसका नाम आइसलैंड स्पार भी है। तो करते क्या हैं कि जैसे ये हमारे पास यहाँ हमने एक नाइकोल प्रिज्म बना के बताई हुई है, इट इज अ स्लांट प्रिज्म ऑन रोम्बस बेस विच कैन एलिमिनेट द प्लेन पोलराइज्ड
ordinary light and transmit extraordinary light which is also plane polarized। ये भी मतलब इसमें ये जो लाइट आती है ये है, ये मैं लेफ्ट हैंड पे यहाँ मेरा कर्सर है, वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, और जब ये इस प्रिज्म में से पास करती है तो यहाँ बीच में से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है वो आपको बताते हैं, और कैसे इसको बनाते हैं वो भी बताते हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट है वो यहाँ अंदर से, ये देखिए ए बी सी डी है, ये इसमें से नीचे की और ये डॉट डॉट बना के हमने बता दिए, ये प्लेन पोलराइज्ड है, पर जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर हैं। ये दो हिस्सा, एक हिस्सा ऑर्डिनरी लाइट ये इधर को आ गई, और जो दूसरा हिस्सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट है वो सीधा गुजर गया, थोड़ा सा टिल्ट होके, मतलब कह लो रिफ्रैक्शन होके ये बाहर निकल गया, और वो भी प्लेन पोलराइज्ड है, पर उसकी जो पोलराइजेशन है वो है परपेंडिकुलर टू दी, सॉरी इन दी प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर ये मैं एरो नहीं लगा पाया, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर यहाँ एरो लगते हैं ना, वो एरो आप लगा लें, ये सीधे सीधे हमने बता दिया, अदरवाइज ये एरोज भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो एक्चुअल में बनाते कैसे हैं इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पीस विद लेंथ ए डी, ये ए डी, और इसको लेते हैं हम 3 टाइम्स ए बी, ये ए बी एक हिस्सा, ये ए डी 3 टाइम्स। तो हम इसको ए पीस विद लेंथ ए डी 3 टाइम्स द एज ए बी इज कट। द क्रिस्टल इज देन कट अलॉन्ग बी डी, ये यहां से भी काटते हैं, ये बी डी देख रहे हैं आप। ऐसे ही दूसरा हिस्सा बना लेते हैं इन ए पर्टिकुलर मैनर, एंड आफ्टर पॉलिशिंग द कट्स surfaces to the optical flatness they are cemented with a layer of Canada balsam। मतलब क्या, ये देखिए ना ए, ये बी सी डी ये नजर आ रहा है, आप क्या करेंगे इसको यहाँ बी डी के ऊपर काटेंगे, तो हमारे पास बी सी डी अलग हो गया, ए बी डी अलग हो गया, और इसके बीच में जो कटने के बाद ये बीच वाली है, इसमें एक मटेरियल भरेंगे जिसको हम बोलते हैं कैनेडा बाल्सम। अब क्यों करते हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों के बीच में लाई करता है, यानी ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में लाई करता है 1.55। तो अभी बताते हैं वो भी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। अब जब ये जोड़ दिया तो उस केस में हमारे पास एक प्रिज्म तैयार हो गई जिसको हम बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म। तो ये है नाइकोल प्रिज्म। एक्चुअल में काम कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। एक्चुअल में कैल्साइट जो है इट इज अ नेगेटिव क्रिस्टल इन विच म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई, या फिर आप कह सकते हैं म्यू ई से बड़ा होने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे। एंड कैनेडा बाल्सम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी इज इक्वल टू 1.55 which lies in between the refractive index for ordinary ray which is 1.66 and refractive index for extraordinary ray that is mu e which is 1.49। तो ये उनके मिडवे लाई करता है। अब क्या होता है कि when an incident ray parallel to the length of prism falls on one face, it splits up into two refractive rays, that is O ray and E ray. Both the O and E ray are plane polarized, the vibrations of O ray being perpendicular to the principal section of the crystal while that of E ray being in the principal section। ये ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, वो मैंने पीछे आपको दिखाया भी है, यहाँ डायग्राम में भी ये आपको दिखा दिया। ये नीचे ऑर्डिनरी रे आ गई, सामने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे निकल गई, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड तो मान लिया, पर ये दो हिस्सों में बढ़ती क्यों है, तो उसका कारण हम ये यहां समझने जा रहे हैं। एक्चुअली द ऑर्डिनरी रे इन गोइंग फ्रॉम कैल्साइट टू कैनेडा बाल्सम ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ये देखिए आप, मैंने कहा ना कि ये जो बीच में कैनेडा बाल्सम लगाया उसका 1.55, और जो ओ रे है, ओ रे के लिए 1.55
1.66 है और ई रे के लिए 1.45 है। इसका मतलब जब ये लाइट यहाँ इसके ऊपर पड़ेगी जाके, तो इसके ये जो कैनेडा बाल्सम है, जो ई रे है, ई रे के लिए ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करेगी, यानी कि रेयर मीडियम बन जाएगा। और जो ओ रे है उसके लिए ये डेंसर मीडियम का काम करेगा। ये वाला, ये देखिए ना, यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, ओ रे का मटेरियल का ओ रे के लिए है 1.49। तो ई रे के लिए ये वाला मटेरियल रेयर मीडियम बन गया और ओ रे के लिए ये डेंसर बन गया। अब क्वेश्चन है कि यदि डेंसर मीडियम के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट एट एन एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, या फिर रिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, क्योंकि इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वही हम यहां पर ये दूसरे हिस्से में देखना चाहते हैं कि एज द लेंथ ऑफ क्रिस्टल is large, calcite crystal is large, the angle of incident at calcite balsam surface for the ordinary ray is greater than the critical angle, that is sin inverse mu c upon mu naught। तो यहां पर यही हम बता रहे हैं, the refractive index of ordinary ray with respect to Canada balsam is mu is equal to mu naught upon mu c, तो 1.66 divided by 1.55। और आपको याद है इफ थीटा इज द क्रिटिकल एंगल तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू, दैट इज 1.55 अपॉन 1.66, रेसिप्रोकल आ गया यानी 0.933। सो इसीलिए यदि साइन इनवर्स देखेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.933 यानी 69 डिग्री। तो इसलिए ओ रे के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। So therefore, when O ray, यानी ordinary ray, is incident on the calcite balsam surface, it is totally reflected and finally absorbed by the side AD which is blackened। तो हमने उसको ब्लैकन कर दिया होता है, AD साइड को, ये निचले वाले हिस्से को ब्लैकन कर देते हैं, यहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रे रह जाएगी ना। So the extraordinary ray, जो हमारी दूसरी रे है extraordinary ray, travels from an optically rarer, ये रेयर लिख दिया, rarer medium to denser medium, so therefore it is not affected by the calcite balsam surface and is therefore transmitted through the prism. This E ray is plane polarized and has vibrations in the principal section parallel to the shorter diagonal of the end face of the crystal. So thus by Nicol prism we are able to get a single beam। एक तो हमने एब्जॉर्ब कर दी, जो ऑर्डिनरी रे है वो एब्जॉर्ब हो गई, और हमारी जो दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड रह गई। सो दस Nicol prism can be used as a polarizer। एनालाइज तो इसने पोलराइजर कर दिया, उसके बाद हम एनालाइज भी कर सकते हैं इसी ढंग से। सो यहां पर एक और चीज यहां बताने वाली कि दी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस इन लाइट, जिसके कारण हम देख पाते हैं लाइट को, इन लाइट विच कम आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस विच कम आउट ऑफ द Nicol prism are parallel to the short diagonal of end face। end face का जो shorter diagonal है उसके ये parallel होती हैं। तो the section ABCD through the short diagonals is called principal section। ये ABCD हमने बताया हुआ, ABCD ये principal section है, and E field vibrations in the emergent lie in the principal section। तो electric field vibrations ये इस principal section के ये पैरेलल होती हैं, उसमें लाई करती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए Nicol prism के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।
now we switch over to our next topic, and that is phase retardation plates. अब आप याद करो, आपको पीछे एक आर्टिकल करवाया था, ये एक जिसमें हमने आपको यहाँ पे ये बताया था केस 2 में, व्हेन ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। तो आपको तब मैंने बताया था कि उस केस में जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव प्लेट्स। कब? जब जो एक्सिस हैं ऑप्टिक एक्सिस, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम फेज रिटार्डेशन प्लेट्स बनाते हैं। और ये फेज रिटार्डेशन का मतलब जैसे कि नाम ही बताता है कि फेज में बदलाव आता है या फिर पाथ में बदलाव आता है, क्योंकि पाथ और फेज आपस में रिलेटेड होते हैं, आपको पहले ही पता है। तो यहाँ पर भी हम फेज रिटार्डेशन प्लेट्स की ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली फेज रिटार्डेशन प्लेट जो है वो एक खास थिकनेस की प्लेट है जो कि फेज को चेंज करने या रिटार्ड करने के काम में आती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेड टू फॉल अपॉन एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल नॉर्मली। ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि ये हमारा एक क्रिस्टल है, इसकी डी थिकनेस है, और यहाँ से ये इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर नॉर्मली फॉल की, और जो हमारे ऑप्टिक एक्सिस हैं वो ये सीधी लाइनें जो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दिखाई हुई, वो हमारी डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस हैं। तो जब लाइट यहाँ से गुजरती है तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, पर डायरेक्शन लाइट की वही रहती है, पर उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती हैं। तो एक ये ई रे बीच में हमने जो एरोज के रूप में दिखाई, और ये डॉट्स के रूप में ये ओ रे दिखाई हुई है। तो जब इमर्जेंट लाइट बाहर आती है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ओ रे और एक ई रे, पर उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है क्योंकि उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। तो यही हमने कहा कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेड टू फॉल अपॉन द एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल नॉर्मली, it separates up into two rays, one of which vibrates along the optic axis, जैसे मैंने E ray दिखाई वहाँ, and the other which vibrates perpendicular to it. So their directions of propagation will be same, but they will have different velocities. अब मैं velocities को VO या VE ना मान के स्टार्टिंग में ये मान लेता हूँ कि ये हैं velocities VS स्लो रे के लिए, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ना कि हमने कौन सा क्रिस्टल लिया, वेदर पॉजिटिव क्रिस्टल है या नेगेटिव क्रिस्टल है, तो उसके हिसाब से कि वेलोसिटी ऑफ ओ रे ज़्यादा है या ई रे ज़्यादा है। तो हम जनरल ले लेते हैं कि सपोज करो VS इज द वेलोसिटी ऑफ स्लो रे एंड VF इज द वेलोसिटी ऑफ फास्ट रे। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, अब नेचुरली यदि वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी तो नेचुरली रिटार्डेशन आ जाएगी, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन वेलोसिटीज के कारण टाइम का डिफरेंस आएगा, उसके कारण पाथ डिफरेंस आएगा, इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यदि मैं कहूं कि इफ TF यानी फास्ट रे के लिए जो क्रिस्टल है उसको पास करने का टाइम है TF, और TS जो है वो है स्लो रे के लिए उस क्रिस्टल को पास करने का टाइम जिसकी थिकनेस दी है। तो तब आपको पता है कि फार्मूला याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो उस केस में TF विल बी इक्वल टू D अपॉन VF, ऐसे ही TS विल बी इक्वल टू D अपॉन VS। अब नेचुरली स्लो रे का जो होगा वो टाइम ज़्यादा आएगा, फास्ट रे का जो होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो TF कम आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए therefore difference in the time to cross the plates by the two rays will be delta T, time difference will be TS minus TF। और यदि TS और TF की जो वैल्यूज हैं वो पीछे से यहाँ पुट करें, ये वाली दोनों वैल्यूज, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू D अपॉन VS माइनस D अपॉन VF। तो ये हमारा आ गया,
और यहाँ से हम अगले स्टेप में डी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया डी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/vs माइनस 1/vf ब्रैकेट क्लोज्ड। सो अब ये टाइम डिफरेंस आया, यदि टाइम डिफरेंस इतना है तो नेचुरली पाथ डिफरेंस आएगा, तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन द स्लो रे एंड फास्ट रे, यदि मैं इसका नाम रख लूँ डेल्टा, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू c इंटू डेल्टा टी, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग c इंटू टी एफ टी एस माइनस टी एफ आ गया। अब टी एस माइनस टी एफ या फिर डेल्टा टी ये हमने ऊपर निकाला है, तो हम वहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हमने निकाली है, ये जो डार्कन की, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू c इंटू डी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/vs माइनस 1/vf एंड दिस इज इक्वल टू डी कॉमन, तो c/vs माइनस c/vf इन ब्रैकेट्स। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि c/vs ये दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर द स्लो रे एंड c/vf it is the refractive index of the material with respect to the fast ray। तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डी इंटू म्यू एस माइनस म्यू एफ इन ब्रैकेट्स। तो हमने यही कहा कि म्यू एस एंड म्यू एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ स्लो रे एंड फास्ट रे रेस्पेक्टिवली फॉर द क्रिस्टल विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। और यहाँ जो ये टर्म है ना म्यू एस माइनस म्यू एफ, दिस इज नोन एज बाई रिफ्रिंजेंस, तो ये टर्म को बाई रिफ्रिंजेंस बोल देते हैं। और ये जो इक्वेशन 1 है ये हमें बताती है कि दो रेज के बीच में कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है यदि आप कोई क्रिस्टल जिसकी थिकनेस d है वो लाइट के परपेंडिकुलरली आप अंडर गिवन कंडीशंस जो हमने पीछे मेंशन की हैं उसके ड्यूरिंग आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यदि आप फेज डिफरेंस भी देखना चाहें तो फेज डिफरेंस आप याद करो फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डी इंटू म्यू एस माइनस म्यू एफ, कॉल इट इक्वेशन 2, दिस गिव्स द फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड। तो फेज डिफरेंस भी आप देख सकते हैं क्योंकि फेज डिफरेंस आ गया इसीलिए हम बोल रहे हैं ना फेज रिटार्डिंग, तो तभी हमने ये नाम लिया है फेज रिटार्डेशन प्लेट। तो अब बात आती है कि हम कौन कौन सी फेज रिटार्डेशन प्लेट्स बनाते हैं। जनरली हम दो तरह की फेज रिटार्डेशन प्लेट्स की स्टडी करते हैं, तो वो है एक हाफ वेव प्लेट है और एक क्वार्टर वेव प्लेट है जो हमें इस्तेमाल में आती हैं इन आवर एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो पहले हाफ वेव प्लेट क्या है? हाफ वेव प्लेट बेसिकली इट इज अ यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट cut with its faces parallel to the optic axis, मैंने पहले ही बताया कट पैरेलल टू दी ऑप्टिक एक्सिस। और इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इट हैज ए थिकनेस सच दैट ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई या फिर पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा ओवर 2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन ओ रे एंड ई रे। तो आपको पता ही है हमने कहा कि पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है और पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा ओवर 2 का होता है तो उस केस में फेज डिफरेंस पाई का इंट्रोड्यूस होता है। हम पहले भी ये कर चुके हुए हैं अपनी थ्योरी वर्क में। तो इसलिए अब जब हम ओ रे और ई रे की बात कर रहे हैं तो जो स्लो रे बन गई वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा म्यू नॉट बन गया, क्योंकि हमने आप याद करो म्यू एस माइनस म्यू एफ है। तो इस केस में यदि आप नेगेटिव क्रिस्टल की बात करेंगे व्हेन द क्रिस्टल इज नेगेटिव, फॉर एग्जांपल कैल्साइट, तो उस केस में म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई। तो इसलिए यदि हम इस इक्वेशन 1 में म्यू एस की जगह म्यू नॉट ले लेंगे, म्यू एफ की जगह आप म्यू ई ले लेंगे, तो उस केस में हमारे पास डेल्टा आ जाएगा इट इज डी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स म्यू नॉट माइनस म्यू ई and this should be equal to lambda over 2 because we want that a path difference of lambda over 2 should be introduced। तो यदि हम ये वाला फैक्टर लें लास्ट वाले दो और इनको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो d will be equal to lambda upon 2 into ब्रैकेट स्टार्ट्स म्यू नॉट माइनस म्यू ई। तो ये हमारे पास थिकनेस आएगी
इन केस द क्रिस्टल इज नेगेटिव। और यदि हमारे पास क्रिस्टल पॉजिटिव है, क्रिस्टल पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो उस केस में म्यू ई विल बी इक्वल टू विल बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो उस केस में फिर हम ये इक्वेशन अपनी जो 1 है पीछे उसमें से देखेंगे, तो म्यू एस की जगह हमारे पास ये म्यू नॉट माइनस म्यू ई की जगह म्यू ई माइनस म्यू नॉट आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये म्यू ई माइनस म्यू नॉट ये, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू डी इंटू म्यू ई माइनस म्यू नॉट एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2, या फिर यहाँ से डेल्टा डी विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू ई माइनस म्यू नॉट। तो ये इतनी थिकनेस होगी हाफ वेव प्लेट की। और यदि हम बात करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट की, क्वार्टर वेव प्लेट भी बिल्कुल वैसे ही, इट इज अ यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट cut with its optical axis parallel to the refracting faces and having a thickness such that it produces a phase difference of pi by 2। और यदि pi by 2 के corresponding path difference तो lambda over 2 हम पहले कर चुके हैं, लास्ट जो इक्वेशन 2 है उसमें आप करके देख सकते हैं। lambda over 2 path difference पुट करके देखो तो फेज डिफरेंस pi by 2 आएगा, पाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये लैम्डा ओवर 4 आएगा। लैम्डा ओवर 4 क्यों, हमने क्वार्टर वेव प्लेट करनी है, तो क्वार्टर वेव प्लेट का मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा ओवर 4 आना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आना। सो दिस मच फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। अब फिर वही कि यदि क्रिस्टल नेगेटिव है तो उस केस में म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई, तो म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई। तो इसीलिए यदि हम यहाँ ऊपर देखें, यहाँ देयरफॉर डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम पीछे कर चुके हैं, ये देखिए दोबारा से ये इक्वेशन 1 में, तो म्यू एस को आप म्यू नॉट पुट कर दो, म्यू एफ को आप म्यू ई पुट कर दो, तो डेल्टा विल बी डी इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय, क्योंकि हाफ कर चुके हैं, फोर्थ की बात है, तो डी इज इक्वल टू delta is equal to d into mu naught minus mu e and this is lambda by 4। तो यहां से d will be equal to lambda over 4 into mu naught minus mu e। और यदि on the other hand if the crystal is positive crystal then mu is greater than mu naught, so in that case delta will be equal to d into mu e minus mu naught, या फिर it must be equal to lambda over 4, क्योंकि हम चाहते हैं कि लैम्डा ओवर 4 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो, ये भी आप इक्वेशन 1 से देख सकते हैं। और यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 इंटू म्यू ई माइनस म्यू नॉट। तो इस ढंग से हाफ वेव प्लेट में जो d आता है ये लैम्डा ओवर 2 इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई, या फिर लैम्डा ओवर 2 म्यू ई माइनस म्यू नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल। ऐसे ही उस अगले केस में यहाँ नीचे 4 आ जाता है। तो ये नोट करने वाली बात है, ये हमारी फेज रिटार्डेशन प्लेट्स ये फेज के बीच में इंट्रोड्यूस कर देती हैं। तो यही हम बताना चाहते थे इसमें। तो यू मस्ट डू इट प्रॉपरली, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।